रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, तो ये रास्ते की परवाह नहीं करता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दिशा सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। dx बाय dt लिखूं तो स्लोप हो जाए, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन। ये सर गई वापस ऊपर उतनी हाइट तक, गई नीचे टकराई वापस उतनी हाइट तक। तो ये तो आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। वेलोसिटी थी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे सब, क्या बोल रहा है माहौल। मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा, स्वागत करता हूं आज के माइंड मैप सीरीज। किसके? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। जी हां, जिसको काइनेमैटिक्स 1D भी बोला जाता है। बेटा जी, आशा करता हूं कि लास्ट माइंड मैप यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो मैंने 4 सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बतलाए थे ना, वो आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और जहन में बसा लिए होंगे। अच्छा जी, ये जो चैप्टर है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, वो आपके आगे आने वाले मैकेनिक्स की नींव रखते हैं। जी हां, वो आगे आने वाले मैकेनिक्स का बेस है, और आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे 2D तो आराम से आपको समझ में आएगा अगर आपने 1D पढ़ा हुआ है, और सोने पे सुहागा 1D पढ़ लिया क्लासेस में और माइंड मैप से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखते हैं भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी काइनेमैटिक्स 1D शुरू कर लेते हैं भाई इसको, आज के माइंड मैप को। डिस्टेंस, अरे सर मालूम है डिस्टेंस, देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हाँ, धोखा हो जाएगा नहीं तो, है ना। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। भाई वाकई में जितनी दूरी तय की गई है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, हिंदी में दूरी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन, ये तो हमने पढ़ा ही था। अरे यूनिट डायमेंशन बोल रहा, वेक्टर्स में हमने एग्जांपल लिया था स्केलर का, डिस्टेंस। यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब बी लाइक डिस्टेंस। मैं तो बच्चों को बोलता हूं बी लाइक डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे बनी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा मेरे को एक बात बताना, जो हमारी गाड़ियों में ओडोमीटर होता है ना, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी ओडोमीटर होता है जिसमें हमें दिखता है कि गाड़ी कितनी चल गई। वो क्या नापती है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? बेटा वो नापती है डिस्टेंस। क्या आपने देखा है कि वो हमेशा बढ़ता रहता है? मान लो आप अपनी 10 साल पुरानी एक्टिवा किसी को चिपकाना चाह रहे हो, आई मीन टू से बेचना चाह रहे हो, तो सबसे पहले सामने वाला देखेगा कि आप जो एक्टिवा बेच रहे हो, आप जो गाड़ी बेच रहे हो, वो कितना चली है। मान लो 60, 70, 80 हजार किलोमीटर चल गई, तो उसकी प्राइस अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि भाई आप उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो। और वो ओडोमीटर कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप मैकेनिक को थोड़े से पैसे देके उसकी रीडिंग कम करवा लो, लोग ऐसा करवा लेते हैं, बट डिस्टेंस नापता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। यस सर, ऑलवेज इंक्रीजेस, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे निर्भर करता है, पाथ डिपेंडेंट। जी हाँ, पाथ डिपेंडेंट। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो ए से बी गई है, ए से बी गई है, तो भाई जैसे जैसे गई है ना, ये पूरा एक्चुअल जो पाथ है, इसकी जो दूरी है, आप समझ पा रहे हो, एक्चुअल जो लेंथ है ए से बी जाने पर वो डिस्टेंस होगी, तो पाथ पे निर्भर करती है। एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपिटल एल। ओके सर, ठीक है सर, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता चुना है, फर्क पड़ता है कि आपने कहां से शुरू किया और आपकी मंजिल क्या थी। समझ में आ पा रही बात? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, बीडब्ल्यू मतलब बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखना, जैसे मान लो आप ए से गए बी, ए से गए बी, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ओम फो, कोई बात नहीं, एक काम करते इसको एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं। देखो, ए से बी, भाई आप ऐसे 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 ना जाने कैसे कैसे गए हो, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेकिन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, आपने कुछ नहीं करना है, आपने इनिशियल और फाइनल पाथ को मिला देना, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज, जी हां, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये पाथ पर निर्भर किया? नहीं बॉस, आप चाहे ऐसे ऐसे होके आओ, चाहे आप ऐसे ऐसे होके आओ, डजंट मैटर। तो पाथ पे निर्भर नहीं करता है, बस निर्भर करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। अच्छा, कहां से स्टार्ट होता है? इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, और कहां पे खत्म होता है, कहां पे फना होता है? ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, फना हो जाता है फाइनल पॉइंट पे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है मालिक। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज, में डिक्रीज। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि आपने जहां से शुरू किया था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर कोइंसाइड करते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ गए,
देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। भाई रास्ते की परवाह नहीं करता है, ये बोलता है साहब रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो ये रास्ते की परवाह नहीं करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ऐसा यूनिट मीटर डायमेंशनल फॉर्मूला वही है। अब देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। जी हाँ सर, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। अरे साइन कन्वेंशन पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। साइन कन्वेंशन है बॉस। क्या है साइन कन्वेंशन? काम आता है सवालों को हल करने के लिए। साइन कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन यानी रिवाज, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब सुनो, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बोलता है कि रहना होगा तो सिस्टम के नीचे रहना होगा। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा साहब? जब कोई बॉडी सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए। पढ़ा होगा आपने क्लास में, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मान लो मैं सीधा 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 बिना दिशा बदले, बिना डायरेक्शन बदले चलता जा रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर, मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन जैसे मैंने डायरेक्शन बदल दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, तो सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर नहीं है तो एक ही चीज होगी, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या बराबर है, बात खत्म। अच्छा अब सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आया, ऑब्वियसली ये एक स्केलर है, वेक्टर है, तो अगर इनको कंपेयर करना है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया, इसको नीचे ले आया, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसका तो मैग्नीट्यूड क्या ही लोगे, ये तो पहले से ही स्केलर है, पर चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ना एक काम करता हूं, क्योंकि इसका कोई सेंस बनता नहीं। किसका? इसका कोई सेंस बनता नहीं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, है ना? क्यों? क्योंकि भैया जी डिस्टेंस तो पहले से स्केलर है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हाँ सर, तो ये सारी चीजों को जहन में बसा लीजिए। मैं हट रहा हूं एक बार साइड में और फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है बॉस, आगे बढ़ो। हाँ ये तो ठीक है, खैर है ना। अगला अब सुनो, वेक्टर्स पढ़ा है? हाँ सर, तो उसमें एक प्रकार का वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो एक पॉइंट है लेट से मैंने बेटा पॉइंट ले लिया ए, दिस इज पॉइंट ए, और ये ले लिया पॉइंट बी। मान लो आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो जो r1 वेक्टर है ना, ये तो ए का पोजीशन वेक्टर है, और जो r2 वेक्टर है ये बी का पोजीशन वेक्टर है। ए के कोऑर्डिनेट्स होगा x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। मैंने बताया आप ए से बी जा रहे हो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। भले ही आप ए से बी ऐसे जा रहे हो, अभी अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टर्मिनेटिंग एट फाइनल पॉइंट। एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ट्राइंगल लॉ लगाया, r1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर। देखो ना बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। इधर देखो, आपने ट्राइंगल लॉ लगा दिया। कौन सा लॉ लगा दिया? ट्राइंगल लॉ लगा दिया। r1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। तो एस वेक्टर कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो एस वेक्टर आ गया, इधर चला गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यस गुरु, बिल्कुल सा। एस वेक्टर हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 i कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1 j कैप। अगर 3D स्पेस में होगा तो आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड भली भांति पता है हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, बचपन में पढ़ा था हमने मैथ्स में, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस सर, कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे, उनके बीच का डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस मतलब दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है। अरे अभी जो हमने डिस्टेंस पढ़ा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, मतलब ये वाली लेंथ। ये हो जाएगा अंडर रूट, वही इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं मालिक? बिल्कुल नहीं। एक बार आप चाहो तो इसको देख लो, फिर मैं स्पीड शुरू करूंगा। इसको देख लो एक बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, स्पीड के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, जो हमने बचपन में पढ़ी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि भाई जो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक जैसी स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब चेंज होती हुई स्पीड। मेनली बाकी ये दो पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो आपको डेफिनेशन पता ही, एवरेज और इंस्टेंटेनियस सॉरी,
स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, हमने वेक्टर्स में भी देखा था ना, हाँ सर देखा था सर। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है फॉर अ मूविंग बॉडी। क्यों यहाँ पे मूविंग बॉडी लिखा है? भाई आप बोलो कि कोई, मैं तो रुका हुआ हूं तो मेरी स्पीड तो जीरो है, तो जीरो है तो पॉजिटिव थोड़ी है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नॉर नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हम एक चलती फिरती बॉडी की बात कर रहे हैं। ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। एसआई यूनिट वही डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज, या ये सिंबल लगा देते हैं एवरेज का। यहां पे आप देख रहे हो कि एरो नहीं आ रहा है ऊपर, दैट मींस कि इट इज अ स्केलर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट्स से आप दिल्ली से गए, लेट्स सपोज मान लो दिल्ली से कोटा गए, ये एक काम करता हूं, मैं इंदौर से कोटा जाता हूं, इंदौर से मैं कोटा गया, लेट्स सपोज 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस एक मोटा मोटी अपन पकड़ लेते हैं। मैं गया इंदौर से कोटा 400 किलोमीटर, और मान के चलना बेटा कि मैं पहुंच गया 5 आवर्स में, 5 घंटे में पहुंच गया, बाय एनी मींस, आइदर बाय ट्रेन और बाय कार और बाय बाइक, व्हाटएवर। तो 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया फ्रॉम इंदौर टू कोटा। मुझे समय लगा 5 घंटे का, है ना। कितना आ गया ये आ गया सर 80, 400 बाय 5 कितना हो गया, ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी जो एवरेज स्पीड हुई ना इंदौर से कोटा की, वो 80 किलोमीटर पर आवर हुई। बट दैट डजंट मीन कि मैं हर समय 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 80 से ज्यादा पे भी चल रहा था। जब मुझे खुला हाईवे मिला, एक्सप्रेस वे मिला, तो भाई मैं चला 120, 130, 150, बढ़िया है ना, यस और नो। जब मुझे टोल मिला तो मैं एकदम रेस्ट पे आ गया। हो सकता है मैंने ब्रेक भी लिया हो बीच में कुछ खाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, तो हो सकता है मैं कभी रेस्ट पे भी था, हो सकता है कभी मैं 40 की स्पीड पे था। तो ये एक मोटा मोटी हमको आइडिया दे देता है 80 किलोमीटर पर आवर की ऑन एन एवरेज मैं कोटा पहुंचा। मुझसे पूछे कितनी रफ्तार से आए, अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरी रफ्तार कांस्टेंट तो नहीं थी, वेरिएबल थी, बदलती गई, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता पाऊंगा कि 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से मैं इंदौर से कोटा पहुंच गया। यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यार, यहां पे ना कुछ मैं आपको स्टैंडर्ड केसेस बताऊंगा जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं, आपके टेस्ट वगैरह में, शीट वगैरह में, मॉड्यूल डीपीपी में इस तरीके के सवाल रहते हैं। मान लो कोई बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, ए से बी, बी से सी, ए से बी की दूरी S1, बी से सी की दूरी S2, समय लगा ए से बी में T1, समय लगा बी से सी में T2। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? S1 प्लस S2 डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। कुछ की पॉइंट्स भी है, ये भी देख लेते हैं। अलग अलग केसेस होते हैं, देखना, जैसे यहाँ पे 3 केस में ले रहा हूं। मान लो वही ए बी सी, ए से गए बी, बी से गए सी, यहाँ पे मैं ABCD लिख देता हूं, A B और C। ए से गया बी, बी से गया सी। ए से बी मेरी स्पीड थी, विजिबल है ना? हाँ सर, टकाटक विजिबल है। ए से बी मेरी स्पीड थी V1 और टाइम लगा T1। बी से सी मेरी स्पीड थी V2, टाइम लगा T2। तो आप वो फॉर्मूला लगा लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला। और एक फॉर्मूला और याद रखना कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, बचपन में पढ़ा था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर, बिल्कुल सर पढ़ा था। मैं एक चीज बताता हूं, एक बार वापस इस पे आऊंगा। मैं ना बच्चों को एक बात बतलाता हूं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो एक चीज देख लो, सुनो मेरी बात, चलो मेरे साथ। देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है, ये देखो, सुनो, थोड़ा रंग भर देते। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं। मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। वाह गुरुजी, क्या कहने। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इफ स्पीड इज कांस्टेंट तो आप लगा सकते हो, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, बचपन में पढ़ा था ना कि स्पीड कांस्टेंट होती, तो एक ही तो फॉर्मूला आता था हमको 9th क्लास में, और एक ही फॉर्मूला समझ में भी आता था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब सुनो, आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस छुपा दो, तो आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। वाह, सही है। आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम छुपा दो, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वाह यार, ये भी सही है। आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड छुपा दो, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाह यार गुरुजी, ये बढ़िया ट्राइंगल है ना? सही है ना? हाँ सर, स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर, ठीक है। तो आप यहां पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा लगू के यहां पे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें स्पेशल केस क्या है कि अगर T1 और T2 सेम है तो V एवरेज आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। इन द सेम वे आप गए A से B, B से C, ये डिस्टेंस S1, इस दौरान स्पीड रही V1, ये डिस्टेंस S2, इस दौरान स्पीड रही V2। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा के सारी चीजें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा के V एवरेज आ जाएगा। लेकिन स्पेशल केस क्या है, खास बात है कि दोनों S1 S2 बराबर हुए, तो V एवरेज आएगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। एक और केस आता है यहां पे मैं ABC लिख देता हूं बेटा, A
बी और ये हो गया सी। ए से बी, बी से सी, सी से डी। डिस्टेंस S1 स्पीड रही उस दौरान V1, डिस्टेंस S2 स्पीड रही उस दौरान V2, डिस्टेंस S3 उस दौरान स्पीड रही V3। तो अगर बाकी तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा के V एवरेज कर सकते हो। क्लास में करवाया जाता है ऐसा सवाल, करवाया जाना भी चाहिए। तो अगर खास बात यह कि अगर S1 S2 S3 सारे S हो गए, बराबर हो गए, तो V एवरेज हो जाएगा 3V1 V2 V3 बाय V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। एक बार ये खुद से सारी चीजें डिराइव करोगे तो अलग ये कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी हमने सारी चीजों को एक साथ कंसाइज करके लिख दिया, डिराइव करिएगा इसको। और हाँ, लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो बिल्कुल मेरे को आपके सवाल की प्रतीक्षा थी, तो आपने सही जवाब, मेरे को आपके सवाल की नहीं जवाब की प्रतीक्षा थी। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ ERG, है ना? हाँ बिल्कुल। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा मेरे को एक बात बताना, कहा गया रे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? किसी इंस्टेंट पे स्पीड। अब जैसे मैं 80 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज की स्पीड से आया ना, कहा इंदौर से कोटा, मान लो को ऐसे बोले कि 3 बजे आपकी स्पीड क्या थी, कि 2:30 बजे आपकी स्पीड क्या थी। भाई 2:30 बजे मेरी स्पीड 0 थी, मैं तो ढाबे पे खाना खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सही है। 3 बजे आपकी स्पीड कितनी थी? 3 बजे तो भाई सलंग मेरे को हाईवे मिला, तो मेरी तो स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए इसी बात पे आगे चलते हैं फिर, ठीक है। वेलोसिटी, फिर से वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो चेंज हो रही। बाकी मेरे एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है फॉर अ मूविंग बॉडी। देखेंगे कैसे। एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला वही, स्पीड और वेलोसिटी का सेम। एवरेज वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया? वी एवरेज और सर पे वेक्टर लगा दिया, एवरेज वाला साइन और सर पे वेक्टर लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बॉस अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मान लो मैं इंदौर से गया कोटा, कोटा से वापस आ गया इंदौर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। लौट के बुद्धू घर को आए, बुद्धू नहीं, लौट के गुरुजी घर को आए, वापस आ गए गुरुजी। यस सर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसको देख लो। यस सर, चलते हैं आगे। अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप मुझे बताओ कि जो डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी की, वो कहां होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो स्केलर है। तो जो इसकी डायरेक्शन, देखो इधर, हे भैया, जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी भी डायरेक्शन। यस सर, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। तो यहां पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको याद है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दिया तो एवरेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या बराबर होगी। बराबर कब होगी? वही जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। शेयर? यस सर, बिल्कुल सर, बढ़िया, टकाटक। ये देख लो एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मतलब किसी टाइम इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी। तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, बहुत, जैसे है ना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो बहुत छोटा हो जाए ना टाइम, कौन सा? टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, तब जाके आपकी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। तो लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की जगह हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था? यस सर। मैं स्लोप लिखूं तो डिफरेंशिएट हो जाए, या मैं dx बाय dt लिखूं तो स्लोप हो जाए। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन। यस सर, यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिखा हुआ है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कोई पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? जैसे आपने पूछा ना एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो इफ समवन आस्क्स यू कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे टेंजेंशियल टू द पाथ। अच्छा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा क्या कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड।
बेटा स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। देखना समझना कैसे, मान लो कोई बॉडी ए से बी जा रही है, ऐसे 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 जा रही, ऐसे ऐसे जा रही, तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको मान लो यहां पे, मान लो यहां पे आपको वेलोसिटी बतलानी है, तो टेंजेंशियल टू द पाथ, ऐसे टेंजेंशियल टू द पाथ, ऐसे टेंजेंशियल टू द पाथ, ऐसे। बाकी सर्कुलर मोशन में देखेंगे, मान लो, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मेरे मुन्ना बात सुनना, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है इस प्रकार से, क्लॉकवाइज, तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको उसकी वेलोसिटी चाहिए इधर इधर इधर, एक मिनट, इधर टेंजेंशियल, टेंजेंट बना दो, पाथ टेंजेंट बना दो, तो ये आपको क्या देगा बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अलग अलग डायरेक्शंस है, तो याद रखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। एक चीज और लिखी हुई है, इफ अ पार्टिकल टेक्स अ यू टर्न दैट इज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन देन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो एट द टर्निंग पॉइंट। जैसे मान लो इस पेन को मैं फेंक रहा हूं, ऊपर गया नीचे है, तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसने टर्न लिया ना, आप देखो अगर आप देख पाओ तो, हाँ सर टूट ना जाए बस, हाँ सर, है ना। तो यार ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, जब ये टर्निंग पॉइंट पे था, ऊपर जाना नीचे आना, टर्निंग पॉइंट क्या था, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। वेलोसिटी मतलब वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, यानी किसी टाइम इंस्टेंट पर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मतलब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए क्या था, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे था। मान लो मैं जा रहा हूं, मुझे डायरेक्शन बदलना है, तो भाई मैं रुका, फिर मैंने डायरेक्शन बदला, दूसरी दिशा में गया। तो जब भी कोई पार्टिकल यू टर्न लेता है, तो टर्निंग पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस क्षण पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है, और अगर उसने दिशा बदल ली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया है तो। यस सर, आगे बढ़ो। ये हो गया एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फिर वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सबसे ज्यादा जिस पे बात की जाती है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी के बदलने की दर क्या है। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन है। या आप यूं कह दो कि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बदल रही, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदल रही है। अब चाहे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले, चाहे मैग्नीट्यूड बदले, चाहे दोनों बदले, वो सब लिखा हुआ अपन ने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बॉस, सीधी बात, नो बकवास। इफ एक्सेल, मैंने कहा ना, इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन इट विल श्योरली चेंज आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और बोथ। एक्सेलरेशन बोले अगर अभी हम जिंदा है, एक्सेलरेशन बोले अभी हम जिंदा है, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी तो बदलनी ही बदलनी है। अब चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल गई, और हो सकता है कि दोनों ही बदल जाए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 में आपको लास्ट माइंड मैप में बता चुका हूं। एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज, या एवरेज का सिंबल और ऊपर वेक्टर लगाना लाजमी है। क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फाइनल किसी भी चीज में चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, बॉस सुनो मेरी बात, देखो यार, जो इसका डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का, वही इसका डायरेक्शन होगा। हाँ ना भाई, बिल्कुल भाई। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हर चीज का डायरेक्शन, पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, एजर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, कुछ भी पूछ सकता है। नीट के सन की बुड्ढे का कोई भरोसा नहीं है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो बुड्ढा बीच में अब कुछ भी बोल सकता है। बुड्ढा जो है गुस्से में है, 2025 में कुछ भी पूछ सकता है वो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस, और अच्छा सुनो, कभी आपको खाली एक्सेलरेशन बोल दे, या खाली वेलोसिटी बोल दे, खाली स्पीड बोल दे, तो हम क्या समझे, इतनी प्रकार की स्पीड है, इतनी प्रकार की वेलोसिटी है, इतनी प्रकार की एक्सेलरेशन है। आपको सिर्फ एक्सेलरेशन बोला मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको सिर्फ वेलोसिटी बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको सिर्फ स्पीड बोला मतलब इंस्टेंटेनियस। मतलब जब स्पेसिफाई ना किया जाए तो आप इंस्टेंटेनियस मान के चलोगे। तो खाली आपको ए वेक्टर दे दिया, या मतलब आप ए इंस्टेंटेनियस कुछ भी बोलो, वही। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x by dt2, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर एक और इसका फॉर्मूला होता है v dv by dx। कभी कभी
जब वेलोसिटी आपको टाइम का फंक्शन दिया है तो डीवी बाई dt कर दो, लेकिन वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फंक्शन दिया तो यू विल यूज द फॉर्मूला v dv बाय dx। अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो उसको डबल डिफरेंशिएट करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया तो आप v dv बाई dx करेंगे। अब देखो आप यहां से सीधी बात, नो बकवास, dv बाई dt, मैं dv बाई dt लिखूं, मैं डिफरेंशिएशन लिखूं, तुम स्लोप समझना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ सर, बिल्कुल सर, सब कुछ टकाटक तरीके से रिवाइज हो रहा है, देख लीजिए इसको। पॉज करना है पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, अब सुनो यार, सर हमको ना उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है मालिक यार, किसमें, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक की पॉइंट बताता हूं, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, When velocity and acceleration are in same direction, speed increases। जब velocity और acceleration सेम दिशा में हो, चाहे दोनों ऊपर हो, चाहे दोनों नीचे हो, चाहे दोनों लेफ्ट हो, चाहे दोनों राइट हो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दिशा सेम है तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ने को बोलते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड घट रही है? नहीं, आप खाली ये चीज कोई बताता है कोई नहीं बताता है, मेरी बात सुन ले ध्यान से। आप खाली एक्सेलरेशन के साइन से ही नहीं बता सकते कि साला स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। सुन लो मेरी बात, आपको एक्सेलरेशन के साइन के साथ साथ वेलोसिटी का साइन भी पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि खाली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में बोल दूं उससे कुछ नहीं आप बता सकते, एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो 100 बात की एक बात, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, और हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे हम रेस देते हैं, पेडल दबाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड डिक्रीजेस। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीजेस, यानी हम बोलते हैं कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। जब हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, टू व्हीलर पे या कार में ब्रेक लगाते हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब स्पीड डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन। सुन लो, ये मतलब है। तो खाली एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से कुछ नहीं आप बोल सकते, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जी हाँ, मेहरबान कदरदान साहिबान, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ये हो गया रिटार्डेशन। दोनों सेम दिशा में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस। दो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीजेस, एक ऊपर है एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीजेस। दोनों ऊपर हैं, सॉरी एक सेकंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों ऊपर हैं सेम डायरेक्शन में ना, स्पीड इंक्रीजेस। यस बॉस, ये नीचे नीचे, भाई नीचे और नेगेटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में क्या दोनों, हाँ सर, तो स्पीड बढ़ेगी, बात खत्म हो गई। स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज, सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज, सेम डायरेक्शन में इंक्रीजेस। बोलो बेटा, हाँ सर, बिल्कुल सर, इस तरीके से, ठीक है। यस सर, यूनिफॉर्म मोशन बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में। जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल, दोनों में टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको याद रखना भाई, है ना। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं सर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं हट रहा हूं साइड में, फिर अपन चलेंगे आगे। चलो आगे। अब यार ये पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सुनो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी है, यानी v बराबर dx बाई dt। जी सर, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया, डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। अगर वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। यस सर। अब सुनो, अगर वेलोसिटी आपका पोजीशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv बाई dx। लिखा हुआ है dv बाई dt कब, जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन, ये है फंक्शन ऑफ टाइम, ft मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है आपको। वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन है तो समझ जाना है कि लगेगा v dv बाई dx इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ
पोजीशन। यस सर। अच्छा डायरेक्ट भी आ सकते हो यहां से। हाँ सर इसमें क्या है, डायरेक्ट कैसे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएट करके d2x/dt2, आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन। हाँ हाँ सर ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस लौटना है तो यार यहां से यहां डिफरेंशिएशन और वापस लौटना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, आपने क्या किया देखो, ये dt इधर भेज दिया तो a dt और दोनों तरफ सांप छोड़ दिए, a dt दोनों तरफ सांप छोड़ दिए तो राइट साइड आ गया चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बताया आपको, आगे लिखा हुआ है कि भाई कौन सी चीज क्या देगी, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब लिखा हुआ आगे। बस आप इतना पता करो कि अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है ना तो आपको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना होगा, और वो क्या देगा वो आगे लिखा हुआ है। अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, हालांकि यहां पे लिख देता हूं, ये होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लिख देता हूं, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे। अब आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो क्या होगा, ये देखो dt इधर गया, दोनों तरफ सांप छोड़ दिए, इंटीग्रेशन v dt बराबर dx, ये हो गया चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया इंटीग्रेशन v dt। मेरे कहने का मतलब है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है इंटीग्रेट करो। अब किसका स्लोप क्या देगा, किसका एरिया क्या देगा, एक जगह लिखा हुआ है भाई ने नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले आप इसको जहन में बसा लीजिए। चलो देखो इधर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन, तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। यस सर, यही नहीं अभी और सुनिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। बेसिक मैथ्स में बताया था। एरिया अंडर 80 ग्राफ, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एरिया अंडर 80 ग्राफ वेलोसिटी देता है, नहीं बॉस, एरिया अंडर 80 ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है, प्लीज इसको याद रखना, एरिया अंडर 80 ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है। यस सर, और वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, बेस्ड ऑन, अभी बताता हूं डिस्टेंस कैसे देगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा। पहले याद रखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अंडर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, डिस्टेंस भी देता है डिस्प्लेसमेंट भी, पहले इसको देख लो फिर बताता हूं डिस्टेंस कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे, ठीक है। ये देखो मान लो आपके पास बेटा एक ग्राफ है, ये है आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, किसका ग्राफ है बच्चों, ऐसे ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ बना देता हूं इस प्रकार से, ऐसे ग्राफ बना दिया मैंने मान लो, ठीक है। यस सर, ये कौन सा ग्राफ है बेटा, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मान लो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका एरिया हो गया a1 प्लस a1 होगा, क्यों प्लस a1 होगा बेटा, ये क्यों प्लस a1 होगा, क्योंकि ये एरिया x एक्सिस से ऊपर का है, तो इसको मैंने बोल दिया प्लस a1, और ये जो नीचे x एक्सिस से नीचे का एरिया ये होगा माइनस a2, मतलब ये पॉजिटिव एरिया होगा नेगेटिव एरिया होगा, मेरे कहने का ये मतलब है ये पॉजिटिव एरिया होगा नेगेटिव एरिया होगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो आप इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना बेटा तो आप इन दोनों के चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव आप इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 2, इसको आप मैग्नीट्यूड बोल लो या मॉड बोल लो, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज विदाउट साइन, ऐड द एरियाज विदाउट साइन, मतलब आप बस दोनों के नंबर्स ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बॉस, सर डिस्प्लेसमेंट आएगा इनको साइन के साथ ऐड करना, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, साइन के साथ ऐड करना, प्लस a1 प्लस माइनस a2, मतलब बिना साइन के ऐड करोगे, सिर्फ वैल्यूज ऐड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, साइन के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हो गया +10 मीटर, है ना, और मान लो ये हो गया, या भी बस मैं इसको +10 लिख देता हूं, +10 लिख देता हूं, और मान लो इसको मैं लिख देता हूं -5, तो डिस्टेंस कितना हो गया, सर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ऐड करिए, एग्जांपल बता रहा हूं 10 और 5, 10 + 5 सीधे वैल्यूज ऐड करी 15 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 माइनस या +-5, है ना, +10 +-5 साइन के साथ, तो ये आ गया 5 मीटर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, नहीं सर, ये याद रखना आप, ठीक है, हाँ सर ठीक है, देख लो इसको। तो मैंने आपको बता दिया किसके ग्राफ का स्लोप क्या देता है, किसके ग्राफ का एरिया क्या देता है, सब मैंने आपको बदला दिया है टकाटक बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ो, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बचपन में भी पढ़ी थी, लेकिन एक शर्त है,
तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो आपने चौथी क्यों लिखी है? वो डिराइव हो जाती है s इक्वल्स टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने कोई सी इक्वेशन भी कभी कोई, मतलब फर्स्ट यही वाली है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, मतलब ये ऑर्डर में याद रखनी है आपको। मतलब टीचर क्लास में बोले कि थर्ड इक्वेशन, तो ये नहीं सोच रहे थर्ड इक्वेशन कौन सी, पता होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s। सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू प्लस ए टी। फोर्थ भी अभी बताऊंगा, फोर्थ पे अभी आऊंगा। पहली बात, सबसे पहली बात कि यार इसकी एक शर्त है, ये घर की खेती नहीं कि आप कभी भी इसको अप्लाई कर दोगे मुंह उठा के, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओनली एप्लीकेबल इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट। यदि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है ना दोस्त, तभी ये अप्लाई होगी, शर्त है। और अगर नहीं होगी, वो भी लिखा हुआ है, रुक जा, थम जा भाई, थम जा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, ये टाइम। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वेलोसिटी एट टाइम टी। ये है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। अगर बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। u से वेलोसिटी v हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट रहा उस दौरान s, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन भी डिराइव हो जाती है, क्लास में डिराइव करवाई जाती है, करवाई जानी चाहिए, करवाई जाती है। s nth यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या यू कह लो कि डिस्प्लेस, अगर सीधी रेखा में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अभी अपन फिलहाल बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड क्या होता है? जैसे मैं बोलूं फोर्थ सेकंड, तो फोर्थ सेकंड होता है 3 सेकंड से 4 सेकंड। 9th सेकंड वो होता है 8 सेकंड से 9 सेकंड। समझ में आ पा रही बात? 100th सेकंड यानी 99 सेकंड से 100 सेकंड। प्लीज इसको ध्यान रखना, है ना। मतलब nth सेकंड मतलब n-1 से n सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। बोलो बात समझ में आई क्या? ये सर। अच्छा, देखने में ये इक्वेशन ऐसी लगती है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। जी हाँ, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और इसके जो डायमेंशंस है ना बेटा, इसके जो डायमेंशंस हैं वो हर एक टर्म के डायमेंशंस, ये दिखने में ऐसा लगता है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट हो और डायमेंशनली इनकरेक्ट हो। तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट, और हर टर्म का डायमेंशन है एल वेक्टर, एल वेक्टर बोल रहा हूं, सॉरी, एल लेंथ वाला जो डायमेंशन होता है, हर एक टर्म का वही डायमेंशन है ना। इज डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। सोचना कैसे? इज डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, सोचना कैसे? ठीक है, ओके सर। तो ये 4 इक्वेशंस हो गई हैं। खास बात ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही बॉडी, तो आप ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको आप डिस्टेंस भी ले सकते हो। सर व्हाट इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट? तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन यूज v बराबर dx by dt। ये इधर चला गया, दोनों तरफ साफ छोड़ दिए इंटीग्रेशन। a बराबर dv by dt, इधर चला गया, दोनों तरफ साफ छोड़ दिए। a बराबर v dv by dx, ये dx इधर चला गया, दोनों तरफ साफ छोड़ दिए। मेरे कहने का मतलब है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आप डंके की चोट पे खुलेआम, खुल्लम खुल्ला ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, और नहीं है ना तो गलती से भी इनको अप्लाई मत कर देना, इंटीग्रेशन करना। चलो इसको देख लो, फिर वील मूव अहेड, आगे बढ़ो। ये हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहां पे ना कुछ की पॉइंट्स है बेटा, उसके बाद अपन ग्राफ पे आएंगे। कुछ की पॉइंट्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, एक चीज, रिलेटिव मोशन इन 1D में यहां नहीं पढ़ा रहा, जो नेक्स्ट माइंड मैप आएगा ना नेक्स्ट वीक मंडे को, किसका? मोशन इन अ प्लेन, उसमें मैं आपको रिवर स्विमर और रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, तो वहीं मैं रिलेटिव मोशन 1D इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ा, फिर वहां भी रिलेटिव मोशन आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं रिलेटिव मोशन वहीं पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? ओके, की पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए वेलोसिटी पहले u वेक्टर थी, फिर बाद में v वेक्टर होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय 2। अगर पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई, और इस दौरान समय बीत गया t, तो जो डिस्प्लेसमेंट रहा, और अगर सीधी डायरेक्शन में चल रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब सुनो एक चीज और, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मान लीजिए इस वक्त उसकी स्पीड u थी और इस वक्त उसकी स्पीड v थी, तो मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट समझ रहे हो, v मिड, यानी कि ये डिस्टेंस भी s है और ये डिस्टेंस भी s है, तो मिड पॉइंट पे जो स्पीड या वेलोसिटी रहेगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है, या स्पीड बोल लो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल लो, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पे सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2, क्लास में इसको डिराइव भी करवाया जाता है, ये आप याद रखना, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी।
कभी कभी गाड़ी की जगह ट्रेन दे दी जाती है, आंसर यही आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस, आप चल रहे हो, आपने देखा कोई सड़क पे आ गया, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, धीरे धीरे स्पीड जीरो थी, धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो थी, तो थोड़ा सा समय लग जाता है रुकने में, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लीजिए इनिशियल स्पीड आपकी u है, अब ब्रेक लगाया तो स्पीड घटेगी, यानी रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन है आपका a, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया u स्क्वायर बाय 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर आपको दो केसेस दे रखे कि u1 स्पीड है तो s1 स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, u2 इनिशियल स्पीड है तो s2 स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, तो s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं s1 बाय s2 इज u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। एक और सवाल आता है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये वाला जो सवाल है ना, ये पूछ लिया जाता है, ये PYQ में भी पूछा है और इस पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। स्टैंडर्ड सवाल मतलब जो कभी भी मुंह उठा के आ जाता है, कभी भी मुंह उठा के पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कोई बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया और एक्सेलरेट किया अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितनी देर t1, रफ्तार पहुंच गई बड़ी अच्छी खासी, फिर उसने ब्रेक लगा दी, यानी रिटार्डेशन, माइनस बीटा का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, कितनी देर में t2, ये t1 ये t2, टोटल टाइम लगा रेस्ट से रेस्ट, पहले स्पीड बढ़ाई, स्पीड घटी, रेस्ट से शुरू किया, स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, एक मैक्सिमम मतलब एक अच्छी खासी स्पीड पहुंच गई, फिर ब्रेक लगा दी, फिर स्पीड कम हो गई, फिर रेस्ट पे आ गया, टोटल समय लगा t। तो आपको ये सारी चीजों में रिश्ता कि टोटल डिस्टेंस है s, हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड है अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा t1 एंड t2, अल्फा t1 बराबर बीटा t2। बोलो ठीक है क्या? ये सर s क्या है? टोटल डिस्टेंस। s क्या है बॉस? टोटल डिस्टेंस। जी मालिक देख लो इसको, ये पूछ लेता है, इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेता है, देख लीजिए। ग्राफ्स ही ग्राफ्स। सुनो यार, सबसे पहले अपन यहां पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। अब आप देखो यार कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बेचारा गरीब है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप वैसी कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, कौन सी? वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे क्यों लिखना, वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टेंटेनियस मानना है। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। अब कुछ ग्राफ्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, एक बार उनको देखते हैं। जैसे व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, मैं रुका हुआ हूं, तो भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, मेरा समय बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट या कह लो पोजीशन वही का वही है, समय बढ़ रहा है पोजीशन वही का वही है, मतलब भाई स्लोप कितनी है? जीरो स्लोप है, तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो, रुका हुआ है, वेलोसिटी रुकी जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं, तो कोई ग्राफ है ही नहीं। तो सर कोई ग्राफ नहीं मतलब ऐसा आएगा, पर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसलिए। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक जैसी वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है? देखो समय बढ़ रहा है पर वेलोसिटी एक जैसी है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आप या तो मत बना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या ऐसा बना दो जीरो एकदम, एक्सेलरेशन है ही नहीं। और जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। ये सर तो ये एक्सटी ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल है जिसमें बच्चे मात खा जाते हैं, तो इनको प्लीज आप जहन में बसा लेना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अरे अभी मैंने माना कि यार मान लो वेलोसिटी इज प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब मान लो मैं बोलूं कि वेलोसिटी इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव है लेकिन फिक्स है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ या तो मत बनाओ या बनाओ तो ऐसा बनाओ, मतलब इसका कोई सेंस बनता नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब देखो पोजीशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहां पे आप देखो ध्यान से, यहां पे आप देखो पोजीशन जो है, जैसे ग्राफ पहले ये था, इसकी स्लोप कैसी थी बेटा? इसकी स्लोप कैसी? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। यस सर। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसकी स्लोप कैसी है बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल है, मैंने बताया था बेसिक मैथ्स में, ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव। स्लोप फिक्स है, स्लोप फिक्स है स्ट्रेट लाइन की, यस और नो? यस सर। लेकिन स्लोप कैसी है? थीटा ऑब्ट्यूस है, तो स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। इसको देख लो, ठीक है? हाँ सर देख लिया। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, एक चीज सुन लो, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ दे लास्ट।
उसके बाद इस सभा को करेंगे समाप्त। ठीक है, अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से भैया, इधर देखिए, यहां पे हमने बोल दिया कि अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा सीधा कटोरा एक्सटी ग्राफ, और एक बार अपन एक्सटी ग्राफ ले लेते हैं उल्टा कटोरा इस प्रकार से, तो इसका क्या मतलब है? अब आप देखो यार कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका मतलब इसका स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप इसका बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है बच्चों इसका? स्लोप क्या हो रहा है बच्चों इसका? बढ़ रहा है। यस सर, स्लोप क्या हो रहा है बच्चों इसका? बढ़ रहा है। मतलब अगर ये सीधा कटोरा है, इफ दिस एक्सटी ग्राफ इज अ पैराबोला इंक्लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो हम बोलेंगे स्लोप इंक्रीजेस, है ना, स्लोप इंक्रीजेस। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक बार को अभी मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलते तो स्पीड अप हो रही है, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड अप हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड अप हो रही है। ठीक है, और यहां पे देखो स्लोप क्या हो रही है? घट रही है। स्लोप क्या हो रही है मुन्ना? घट रही है। स्लोप क्या हो रही है? घट रही है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इफ एक्सटी ग्राफ इज अ पैराबोला, कैसा पैराबोला इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो हम बोलेंगे स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। अरे मैं वेलोसिटी का साइन नहीं लिया, अभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मैंने स्पीड बोल दिया, तो स्लोप घट रही है यानी स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, है ना। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है स्पीड बढ़ना, स्पीड घटना। ठीक है, एक्सटी ग्राफ कैसा है देख लीजिए, ये सीधा कटोरा है ना। कैसा कटोरा है बॉस? सीधा कटोरा है। और ये कैसा कटोरा है? उल्टा कटोरा है। ये है उल्टा कटोरा। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये सीधा कटोरा और ये उल्टा कटोरा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है भैया? कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, स्ट्रेट लाइन मत ले लेना इस ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। तो या तो चीज आपने उछाल दी ग्राउंड से, या आप छत पे चले गए, छत पे आपने कोई चीज उछाल दी वो नीचे आएगी, छत से आपने कोई चीज नीचे फेंक दी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये सर एक्सेलरेशन कहां है? नीचे, जी नीचे की तरफ है। वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, और ये एसआई में और कभी एफपीएस में पूछ लिया तो पता होना चाहिए 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बाकी आप 1 मीटर में 3.2 फीट रख के निकाल सकते हो। ठीक है सर, इसका मतलब क्या? अच्छा, पेपर में जब भी ना बोले तो आपको 9.8 लेना, कुछ भी नहीं बोला पेपर में तो मैं 9.8 लूंगा। 10 कब लूंगा? जब पेपर में नीट का सन की बुड्ढा स्पेसिफाई करेगा क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 लेनी है। ठीक है, सबसे पहला आ गया बेटा यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन का मतलब आपने ग्राउंड से कोई चीज ऊपर फेंकी, वो वापस ग्राउंड पे आ गई, इस प्रकार से। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई चीज फेंकी मान लो ऊपर यू वेलोसिटी से, और वो जिस वेलोसिटी जिस स्पीड से फेंकी गई है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो टकराते वक्त भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी तो अलग है, क्योंकि यहां पे जाते वक्त डायरेक्शन ऊपर, जाते वक्त डायरेक्शन नीचे। अगर ये वेलोसिटी यू वेक्टर है तो ये माइनस यू वेक्टर हो गया। ऊपर जा रही है, स्पीड ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन रिटार्डेशन, स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यस टर्निंग पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट इज जीरो। यस बॉस, पहले स्पीड घट रही है घट रही घट रही घट रही घट रही घट गई, जीरो हो गई, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। जिस स्पीड से फेंका उस स्पीड से गिरेगी किसी भी इंस्टेंट पे। मान लो आप यहां पे देख लो ऐसे, मैं ऐसे बता देता हूं आपको, इधर देख लो, मान लो इधर अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो लौटते वक्त भी इसी हाइट पे जो स्पीड होगी वो नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब सेम हाइट पे स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर, ये हो गई मैक्सिमम हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, यानी कि ऊपर जाना और नीचे आना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g। तो ऊपर जाने का समय u/g, नीचे आने का समय u/g, मैक्सिमम हाइट u²/2g। अब देखो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट। ये सेम होता है अगर आपने कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया, और ये दोनों कितने होते हैं? u/g होते हैं। ऊपर जाने का समय u/g, नीचे आने का समय u/g। एयर रेजिस्टेंस नहीं, और हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते। मान लो किसी दिन पेपर में बोल दिया नीट के सन की बुड्ढे ने, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड देन टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने वाला टाइम ज्यादा है टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने वाले टाइम से। तो ये आपको याद रखना है, मैंने डब्बे में बना रखा है। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर, इसको देख लो फटाफट से।
इसको देख लो फटाफट से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसके ग्राफ हैं, जी हाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। भाई पोजीशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर घट रही है क्योंकि ऊपर गया। और आपने रेफरेंस किसको माना है, ओरिजिन किसको माना है बेटा, आप इसको ओरिजिन मान लो या हाइट 0 ले लो, पोजीशन आपने इसको 0 माना है, तो पोजीशन पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। और देखो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप 0 हो गया, फिर वापस बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी पहले नॉन जीरो है, नॉन जीरो, वेलोसिटी पहले नॉन जीरो और पॉजिटिव है, और घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही है, जीरो हुई फिर नेगेटिव में बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नॉन जीरो है, घटती जा रही रिटार्डेशन, जीरो हुई, टर्निंग पॉइंट है, फिर नेगेटिव में बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती है। एक्सीलरेशन फिक्स है, नेगेटिव माइनस जी, एक्सीलरेशन फिक्स है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का बेस्ट एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि हर सेकंड वेलोसिटी में बदलाव 10 मीटर पर सेकंड का होगा। ऊपर जा रही तो हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी, और नीचे आ रही तो वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे आपने मान लो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, t बराबर 0 पे, तो अगले सेकंड 10 से कम होगी 30, उसके अगले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसके अगले सेकंड 0, फिर अब वापस आ रही है तो बढ़ेगी, तो 0 से अगले सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, फिर जमीन से टकराते वक्त 40, ठीक है। हाँ सर ठीक है बॉस, ओके बॉस, क्लियर हो गया, ये ग्राफ भी एकदम टकाटक क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं मालिक, क्या लिखा है, व्हेन बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो स्पीड कितनी होगी 0। सर ये क्या लिखा है, ये मैं बताऊंगा। हाइट है h, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये लिखा है, ये जो लिखा है ना ये मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जमीन से टकराने में उसको समय लगेगा √2h/g, मास पे निर्भर नहीं कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी भी भारी बॉडी हो, अपन एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे है ना, अपन एयर फ्रिक्शन नहीं ले रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जी गुरुजी। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन फिक्स है, कहां की तरफ, नीचे डाउनवर्ड -g, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ तो आ गया -g एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, स्पीड विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी रफ्तार से गेंद या बॉल या जो भी ऑब्जेक्टिव ग्राउंड से टकराएगा, √2gh, ठीक है। अब सुनो, हम यहां पे इक्वेशन अगर लिखें s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a/t², तो यार u तो 0 है, तो s में कह सकता हूं a भी फिक्स है, हाफ भी फिक्स है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², यानी कि t सेकंड्स में चली गई दूरी, अभी तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप समझ रहे हो, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड वर्सेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड वर्सेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड वर्सेस s4, कितना आ जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी अगर x है तो 2 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी 4x, 3 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी 9x, 4 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी 16x। और फर्स्ट सेकंड की बात करें, ये x हो गया, सेकंड की बात करें, सेकंड मतलब 1, ये हो गया 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अरे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1, वो x ही रहेगा, यस और नो, ये तो बताया जाता ना क्लास में, हाँ सर इसमें सवाल भी करवाए जाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड मतलब ये वाला कितना हो गया, 4x - x 3x, यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3, ये कितना हो गया, 9 - 4 5x। अच्छा हमें सिखा रिया है, यस सर। ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड, इन 4 सेकंड का रेशियो है 1 4 9 16, है ना। यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड इज, समझ गए क्या, इसमें सवाल आ चुका ऑलरेडी, स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड is to distance travel in second is to distance travel in third second is to distance travel in fourth second, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, ऑड यानी 1, देखो ना कितना आया, 1 3 5 7 9 ऐसे 1 3, इस पे पूछा जा चुका है सवाल। हाँ सर ये तो हमको अच्छे से पता है, बाकी आपने रिवाइज करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है देख लो इसको। अच्छा इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ,
अब आप देखो एक्सेलरेशन फिक्स है, यस सर, इसको आपने बोल दिया भाई ये हो गया आपका x बराबर 0, तो आपने x बराबर h से क्या किया, इसको ड्रॉप किया। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वेलोसिटी पहले 0 थी और एक्सेलरेशन फिक्स है, इसका मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, आप ऐसे देख लो, ये हो गया 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे देख लो। 1 सेकंड बाद पहले 0 थी स्पीड, 0 सेकंड पे 0 थी, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, यस बॉस, 3 सेकंड बाद टकाटक 30 मीटर पर सेकंड। हाँ मेरी जान, बोलो जल्दी, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया सर, बिल्कुल सर, टकाटक समझ में आया है ना। तो इसलिए यहां पे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नीचे की तरफ है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं अरे बेटा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। आपने किसी चीज को छोड़ दिया सर, छोड़ तो उसने हमको दिया था, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो कहूंगा सब ठीक हो जाएगा, कॉलेज में पहुंच जा सब ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपने किसी चीज को छोड़ दिया तो नीचे गिरते वक्त उसकी रफ्तार बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अब वेलोसिटी तो साइन के साथ लेना पड़ेगा, नीचे नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। आप देखो ये 1 सेकंड पे 10, 2 सेकंड पे 20, 3 सेकंड पे 30 है ना। हाँ सर ये देख लो फटाफट से, चलते फिर आगे। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आगे चलते हैं। अब मान लो व्हेन बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम हाई टच, बिल्डिंग से आपने किसी चीज को छोड़ने के बजाय ऊपर उछाल दिया। अब जो चीज ऊपर जाएगी नीचे तो आएगी, जैसे मान लो मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैंने मान लो ये चीज ऊपर, ओ नीचे आएगी, ऊपर गई फिर नीचे आई, h हाइट है, ये ग्राउंड हो गया। u स्पीड से आपने ऊपर फेंक दिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यस सर। स्पीड विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अंडर रूट u² प्लस 2gh से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, बेटा ये हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट तो u²/2g होगी, h मैक्स u²/2g। हाँ सर, और ग्राउंड से कितनी होगी h प्लस ये वाली हाइट कितनी होगी मैक्सिमम। एक मिनट बॉस, अभी ठीक करके देता हूं, होल्ड ऑन। ये कितनी होगी, मान लीजिए तो आपने बताई थी ना, जैसे मान लो आप इसको ग्राउंड मान लो, ये तो u²/2g होगी, और ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई मैक्सिमम, h प्लस u²/2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा, अच्छा एक बात बताना, यहां से यहां तक का टाइम u/g, यहां से यहां तक का टाइम u/g, और टोटल यहां से यहां तक का टाइम, एक मिनट, यहां से यहां तक का टाइम, ये तो इसको अगर मैं ग्राउंड मान लूं तो u/g, तो ये तो 2u/g हो गया, लेकिन आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो आप इक्वेशन सॉल्व करोगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, h इक्वल्स टू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको एक बार ठीक कर देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो गया -h। अरे अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, यस सर। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -h, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी हो गई प्लस ut और एक्सेलरेशन कितनी होगी -g, तो यहां पे आ जाएगा -g। आप समझ रहे हो, हाँ सर। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना बॉस, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। टाइम की दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए। इसका सॉल्यूशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका रूट, आप तो देख लो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -h, s इक्वल्स टू t प्लस हाफ at स्क्वायर लगा। इनिशियल स्पीड कितनी ऊपर की तरफ u, एक्सेलरेशन कितनी -g, है ना। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा ग्राफ मैं आपको बतला रहा हूं, ये कोलिजन्स में भी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया किसी पर्टिकुलर हाइट से और वो बाउंस कर रही है। रियल लाइफ में क्या होता है कि आपने मान लो बास्केटबॉल को छोड़ दिया, तो टकराई जमीन से, फिर थोड़ी हाइट ऊपर, जितनी हाइट से छोड़ा था उतनी हाइट तक ऊपर नहीं आएगी। मतलब ऐसा कुछ होता है कि इस हाइट से छोड़ा, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी और ऊपर गई, ऐसे ऐसे, है ना। वो कोलिजन्स में पढ़ेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मान लूं, सर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अभी के लिए याद रख लो, बाकी तो कोलिजन्स में समझेंगे। अभी के लिए याद रख लो, ई की वैल्यू 1 है तो होता, जब ई की वैल्यू 1 होती ना, तो जितनी हाइट से छोड़ी वापस उतनी हाइट पे आ जाती है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जितनी हाइट से छोड़ी वापस होती है, तो बार बार बाउंस कर रही, बार बार बाउंस कर रही, गई वापस ऊपर उतनी हाइट तक, गई नीचे टकराई वापस उतनी हाइट तक। तो ये तो आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन तो फिक्स है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है कितना -g, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। पृथ्वी की वजह से नीचे की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन फिक्स है -g, यस सर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा देखो, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, फिर नेगेटिव में बढ़ा,
अच्छा, टकराते वक्त, नीचे टकराते वक्त लेट सपोज स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी थी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, 10 मीटर पर सेकंड फिर 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में, तुरंत टकराने के बाद ऊपर, फिर ऊपर जाते जाते कम हो रही है, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो गई, फिर नेगेटिव में बढ़ रही, फिर नेगेटिव में बढ़ रही, फिर टकराए, फिर वापस से पॉजिटिव, फिर ये प्रक्रिया चलती जाएगी, ऐसे ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा वो है, मैं यहाँ पे हैशटैग एक्स्ट्रा लिख देता हूं, कभी कभी पूछ सकता है, AITS वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, एक बोनस पॉइंट भाई, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मान लीजिए ये एक ही बिल्डिंग है h हाइट की, ये एक ही बिल्डिंग है बेटा h हाइट की, ठीक है, ये एक ही बिल्डिंग है h हाइट की, यहां से आपने बिल्डिंग के टॉप से किसी चीज को ऊपर फेंक दिया u स्पीड से, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा t1, मतलब ऊपर गया नीचे आया t1। मान लीजिए इसी बिल्डिंग से आपने किसी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से ऊपर फेंकने के बजाय नीचे फेंक दिया u स्पीड से, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट लगा t2। कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। अब मान लीजिए आपने इस बिल्डिंग से मान लीजिए आपने ड्रॉप कर दिया इस बॉडी को, ड्रॉप्ड, या फिर आपने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ड्रॉप्ड और हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो पढ़ा नहीं, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अभी के लिए आप याद रख लो, या तो आपने इसको ड्रॉप कर दिया, बॉल इज ड्रॉप्ड, यानी यू कितना हो गया, 0 हो गया, और या फिर आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, या तो आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, या आपने इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी यू, इस प्रकार से ऐसे आएगा। हाँ सर, तो दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सूरत हाल में इसका एक ही टाइम आएगा, एक ही टाइम आएगा। वो कैसे, वो अच्छा छोड़ दिया तो कितना आएगा, √2h/g। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखेंगे कि अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वही √2h/g। तो या तो आपने इसको ड्रॉप कर दिया, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो ऐसे आएगा ना, यस सर, तो इसमें टाइम लगा t3। तो आपको याद रखना है t3 t1 t2 में रिश्ता क्या कहलाता है, तो t3 = √t1 × t2। ये मेरी तरफ से आपको बोनस पॉइंट, ठीक है। और इसी के साथ ये सभा होती है समाप्त। मेन चीजें, या तो आप चाहो तो इससे शॉर्ट नोट्स बना लेना, प्रिंट आउट करवा लेना, या आपको जो चीजें नोट डाउन करने के लिए वर्थ लगे वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ऊपर t1, नीचे स्पीड सेम होनी चाहिए बॉस, है ना, हाइट सेम होनी चाहिए, बिल्डिंग नहीं बदलनी चाहिए, हाइट h, बिल्डिंग की हाइट h, स्पीड ऊपर u फेंकी तो t1, स्पीड u नीचे फेंकी तो u, है ना, स्पीड u1 नहीं सॉरी u नीचे फेंकी तो u, या तो आपने इसको ड्रॉप कर दिया या फिर आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया u से, टाइम t3, तो t3 बराबर √t1 t2। हाइट कैसी है बॉस, सेम है, बिल्डिंग की हाइट कैसी है बॉस, सेम है, ये याद रखना, बिल्डिंग की हाइट कैसी है बॉस, सेम, बिल्डिंग भी सेम है, स्पीड भी सेम है, फेंकने के तरीके अलग अलग है ना। तो आज की सभा इसी के साथ होती है समाप्त। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को ये जो माइंड मैप है ये बेनिफिशियल लगा होगा, पूरा भरपूर फायदा उठाए बेटा, माइंड मैप्स का भरपूर फायदा उठाए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज के माइंड मैप्स में आपसे लेता हूं विदा, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों।